गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हम एनसीईआरटी क्लास 6 के 3 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। उसमें हमने बहुत सारी चीजें देख ली हैं। सबसे पहले तो बेसिक अर्थ के बारे में जाना, हमने ग्लोब के बारे में जाना, अर्थ के मोशंस के बारे में जाना, मैप्स के बारे में जाना, मैप्स में कैसे टाइम कैलकुलेट करते हैं ये जाना। और आज की क्लास में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्लास 6, इसका नाम है पृथ्वी के परिमंडल। ठीक है, यानी कि स्फीयर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी के परिमंडल या स्फीयर्स ऑफ द अर्थ। कौन कौन से होते हैं ये स्फीयर और ये कैसे काम करते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानकारी हमको देखने को मिलेगी इस क्लास में। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। और उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे। हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ द मैप। देखिए, एक बार पिछली क्लास देख लेते हैं तो कंटिन्यूटी बनी रहती है कि हमें पता रहता है कि लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ के आए थे और उसी के आगे हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ द मैप हमने पढ़ा था। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? फिजिकल मैप, ठीक है, और पॉलिटिकल मैप। बेसिकली ये दो मेन मैप हैं। इसके अलावा हमने एक और भी पढ़ा था, विषय आधारित मैप, जिसको हम बोलते हैं थीमेटिकल मैप। क्या बोलते हैं? थीमेटिकल मैप। और हमने ये भी जाना था कि कैसे ग्लोब से मानचित्र को मैप में परिवर्तित, या फिर ग्लोब में जो पृथ्वी है उसको मैप में कैसे ट्रांसफर किया जाता है, और क्या क्या टेक्निक्स यूज की जाती हैं जिससे कि एक्चुअल डिस्टेंस जो है दो जगहों का, दो स्थानों का, वो मैप पर डिफर नहीं करता है जैसा रियल में है। फॉर एग्जांपल, लखनऊ से दिल्ली 500 किलोमीटर है रियल में, तो मैप पर भी हमको लखनऊ से दिल्ली 500 किलोमीटर ही दिखेगा जब हम उसको मेजर करेंगे तो। लेकिन मैप छोटा होता है तो हम कुछ स्केल अज्यूम कर लेते हैं और वो स्केल डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स के लिए। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था। उसके अलावा हमने जाना था कि मैप को मैप बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, जिसमें सबसे पहले क्या चीज था? डायरेक्शंस। ठीक है, दूसरा क्या था इसमें? कलर्स एंड सिंबल्स। ये तीन चीजें बेसिकली मैंने बताई थी। अगर ये तीन चीजें हैं तो हम मैप को आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? परिमंडल, पृथ्वी के परिमंडल, यानी कि स्फीयर्स ऑफ द अर्थ कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो हम भाई जहां रहते हैं, ये जमीन जहां पे हम चल रहे हैं, रह रहे हैं, घूमने जाते हैं, फिल्में देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, इसको आखिर हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर, हिंदी में इसको कहेंगे हम भूमंडल। ठीक है, नंबर 1 लिथोस्फेयर, ये जमीन। अब जमीन पे हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर जमीन को क्रॉस करने के बाद हमें वाटर बॉडीज यानी कि पानी मिलता है। पानी यानी कि समंदर मिलता है। हमारे जहां पर हम रहते हैं आसपास आपको नदी दिख सकती है, तालाब दिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें जिसमें पानी होता है वो हमें दिखती हैं। ठीक है, और खूबसूरत भी लगता है हमें उन्हें देखने में। तो ये जो पानी वाली चीजें हैं, जैसे कि रिवर हो गया, तालाब हो गया, ये सारी चीजें किस स्फीयर में आती हैं? इसको हम बोलेंगे क्या? हाइड्रो स्फीयर। क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर, यानी कि हिंदी में इसको कहा जाएगा जल मंडल।
देखिए यहाँ पे हम रह रहे थे और जहां पर हम रह रहे हैं वो जमीन लिथोस्फीयर, और हमारी जमीन पर पानी भी है। पानी हमारी लाइफ का, हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। इमेजिन करके देखिए कि अगर 2-3 दिन के लिए आपके यहाँ पानी ना आए, सप्लाई बंद कर दी जाए तो कितना तकलीफ होगी। ठीक है, तो दूसरा है हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल यानी कि पानी। नंबर 3 क्या है? हमको जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान भी चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें हमें तब चाहिए जब हमारे पास सांस लेने के लिए शुद्ध हवा, ऑक्सीजन, ठीक है, ये सारी चीजें हों। तो हम देखते हैं कि हवा हमारे चारों तरफ हवा ही हवा है, ठीक है ना, एयर है, और इसमें ऑक्सीजन के अलावा और बहुत सारी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वगैरह बहुत सारी गैसेस हैं। लेकिन जो मुख्य गैस है वो है ऑक्सीजन, जिसको हम इनहेल करते हैं, जिसको हम सांस के थ्रू अंदर लेते हैं, वो जरूरी है। और साथ में और जो गैसेस हैं वो भी जरूरी है। वो सारी गैसेस मिलकर हमारा क्या बनाती हैं? पर्यावरण बनाती हैं, हमारा चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है वो बनाती हैं। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर तीसरा नंबर, एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर यानी कि हमारे चारों तरफ का क्या होगा? पर्यावरण, ये भी कह सकते हैं, या फिर पर्यावरण ये भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो एटमॉस्फेयर हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा इसको दूसरे शब्दों में, तो पर्यावरण मैंने चारों तरफ के हिसाब से बता दिया, इसको क्या बोलते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल यानी कि वायु का मंडल। हमारे चारों तरफ जो वायु है वो किस मंडल में होती है? एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल में। तो भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ये बेसिकली 3 चीजें हैं जो हमारी अर्थ को रहने लायक बनाती हैं। यहाँ पर जो लाइफ एग्जिस्ट करती है, जो जीवन यहाँ पर है, वो किस वजह से है? वो इन तीनों चीजों की वजह से। अब देखो यहाँ पर तीसरे के बाद एक चौथा भी आता है, उसको हम ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। ये है हमारा बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल। क्या चीज? जैव। जैव यानी कि जीव, मंडल यानी कि वो जगह जहां पर जीव रहते हैं, सारी तरह के जीव, हम भी उसी में आते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। लिथोस्फीयर जिसमें हम रहते हैं, पानी जो हमारे चारों तरफ है, हाइड्रोस्फीयर हवा जो हमारे चारों तरफ गैसें हैं, उन सब का जो मंडल है उसको हम एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल कहते हैं, और एक जैव मंडल जहां पे सारे जीव रहते हैं। ठीक है, इनको आप नोट कर लें। और इसके बाद हम हर एक परिमंडल के बारे में, हर एक मंडल के बारे में अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या चीज? पहला टॉपिक लिथोस्फीयर। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा लिथोस्फीयर यानी कि हमारा भूमंडल यानी कि जमीन, जिसको बोलचाल की भाषा पे इंसान कहा रहता है जमीन पर, धरती पर, धरा पर। बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन जो बोलचाल की भाषा, हम धरती पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं। ठीक है, तो भाई लिथोस्फीयर आखिर क्या है? अब ऐसे हम कह दें कि हम जमीन पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं भाई, कॉमन, ये तो कॉमन बात हो गई, हम जमीन पे रहते हैं। लेकिन जब हम लिथोस्फीयर को पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि इंसान जमीन पर रहता है। फिर सवाल उठता है कि कहां? क्या सवाल उठता है? कहां रहते हो? तब ना हम बताते हैं कि हम भाई एशिया में रहते हैं, कि अमेरिका में रहते हैं, कि यूरोप में रहते हैं, कहां रहते हैं। यानी कि हमारे जो हमारा भूमंडल है उसको कई सारे महाद्वीपों में बांट दिया गया है, महाद्वीपों में। ठीक है, जब हम लिथोस्फीयर की बात करते हैं तो हम जमीन की बात करते हैं, और जमीन की बात करते हैं यानी कि जो अर्थ सरफेस का सॉलिड पार्ट है, कठोर भाग है, वो क्या है? हमारे कॉन्टिनेंट। क्या है? कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप। क्या है? महाद्वीप।
अब महाद्वीप को हमें पढ़ना पड़ेगा, हमारे कई सारे महाद्वीप हैं, उसके लिए आपको मानचित्र पता होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि अगर 6 क्लास के बच्चे को पढ़ाया जाए कि भैया आपको मानचित्र पता होना चाहिए, तो वो क्या कहेगा, हमें कैसे पता मानचित्र, अभी तो हमने शुरू किया है, 5 बजे तक तो हम कुछ पढ़ नहीं रहते खास, ठीक है ना। 2 अक्षरों वाले शब्द, 3 अक्षरों वाले शब्द, यही चल रहा था। लेकिन आजकल जो है मॉडर्न हो गया, भैया 5वीं क्लास की किताब में बहुत भयानक भयानक अंग्रेजी आने लगी है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट में हमारे कितने कॉन्टिनेंट हैं, सीक्वेंस से चलेंगे। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट या जो सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा, वो है हमारा एशिया। क्या है, एशिया। दूसरे नंबर का कॉन्टिनेंट हमारा क्या आता है, अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका। तीसरे नंबर पर आता है हमारा उत्तरी अमेरिका, बोलते हैं कुछ लोग इसको भी, अमेरिका। क्या थोड़ा सा एसेंट लाना है, लहजा, अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, हिंदी वाले अमेरिका बोल सकते हैं, बट इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे, नॉर्थ अमेरिका। व्हाट, नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद आता है हमारा दक्षिण अमेरिका। क्या आता है, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका हो गया, लेकिन इंग्लिश वालों को थोड़ा एसेंट, क्या, साउथ अमेरिका, अमेरिकानो, साउथ अमेरिका, ठीक है। एशिया पहले नंबर पर सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिण अमेरिका, 5वें नंबर पे क्या आ सकता है, कमेंट करके बता सकता है कोई। 5वें नंबर पर आएगा हमारा, बोलो, अंटार्कटिका। ये हमको बड़ा, मुझको बड़ा अनोखा लगता है ये अंटार्कटिका, बहुत दुर्गम स्थल है। फिर आता है 6ठे नंबर पर, क्या, यूरोप। इंग्लिश वाले इसको बोलते यूरोप, 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 पता नहीं बहुत सारे तरीकों से बोला जाता है, यूरोप, यूरोप। और 7वें नंबर पर क्या है, अब देखो 6 क्लास के हिसाब से हम 7वें नंबर पर रख सकते हैं किसको, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। लेकिन जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको पता चलेगा ऑस्ट्रेलिया जो है वो कोई महाद्वीप नहीं है। वो क्या है, कोई महाद्वीप नहीं है। महाद्वीप जो है ना, उसका असली नाम क्या है, वो मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो यहां पे देखो, उसका असली नाम है ओशिनिया। ओशिनिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया आता है, लेकिन जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप, ठीक है ना। अब ओशिनिया में बहुत सारे माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया वगैरह बहुत सारी चीजें आती है, वो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी क्या है, ऑस्ट्रेलिया को हम एक महाद्वीप मानते हैं सीक्वेंस में। अब देखो याद भी कर सकते हो आप, मैंने सीक्वेंस में इसीलिए लिखा है कि एशिया सबसे बड़ा है, अफ्रीका दूसरे नंबर पर है, उत्तरी अमेरिका तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका 5वें नंबर पर, यूरोप 6ठे नंबर पर और ऑस्ट्रेलिया 7वें नंबर, ठीक है। अब देखो थोड़ी थोड़ी सी स्टोरी बताते चलते हैं। एशिया सबसे बड़ा है। एशिया की क्लाइमेट यानी कि यहाँ की जलवायु कुछ ऐसी है कि यहाँ पर खाने पीने की चीजें बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, और जहाँ पे खाना होता है तो जाहिर सी बात है, खाना है तो लोग खाने वाले ज्यादा होंगे, वहां पर लोग बसेंगे, ज्यादा बसना पसंद करेंगे। बहुत सारी नदियां हैं हमारे एशिया में, बहुत सारी नदियां हैं। अपने भारत में देख लो, नदियों का अंबार लगा हुआ है, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र तो बहुत लंबी लंबी नदियां हैं, सिंधु नदी है बहुत लंबी नदी है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी मौसमी नदियां यानी कि सीजनल रिवर्स होती हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जो साल भर बहती रहती हैं।
ऐसे ही चाइना में भी कुछ नदियां हैं। उसके अलावा जो इस तरफ छोटे मोटे सेंट्रल एशिया के कंट्रीज पड़ते हैं वहां पे भी कुछ नदियां पड़ती हैं। बांग्लादेश में कुछ नदियां पड़ती हैं। ये जितने भी मैं कंट्री के नाम ले रहा हूँ ना, नेपाल वगैरह, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ये सारे कंट्रीज कहाँ पड़ते हैं? साउथ एशिया में पड़ते हैं। अब भाई अगर आप लोग बड़े हो ऑलरेडी तो आप कहोगे कि नहीं भाई थाईलैंड और बैंकॉक वगैरह ये तो एशिया में नहीं पड़ता, ये साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है, मुझे मालूम है। लेकिन फिर वही बात, हम अभी 6th क्लास के स्टैंडर्ड का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एशिया में बहुत सारी नदियां हैं। यहाँ की जलवायु कुछ ऐसी है कि यहाँ पे खान पान बहुत आसानी से उपलब्ध है, बहुत सारी वैरायटी है। इतना है कि हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। हम मतलब सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे एशिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एशिया में खाना बहुत है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। अफ्रीका की बात कर लेते हैं। अब अफ्रीका में जान लो कि पॉपुलेशन तो यहाँ पे भी है, अच्छी खासी है, लेकिन ये एक गरीब, बहुत ही ज्यादा गरीब कॉन्टिनेंट है, गरीब महाद्वीप है। यहाँ पर इतनी गरीबी है कि बेइंतहा। यहाँ पर बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता बहुत ज्यादा है। यहाँ पे बहुत तरह के अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के दुर्लभ जीव जंतु यहाँ पर मिलते हैं। दुर्लभ का मतलब जो रेयरेस्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे वो भी आपको अफ्रीका में मिलेंगे। मिनरल्स यहाँ पर बहुत ज्यादा है, यूरेनियम के तो भंडार भरे हुए हैं अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में, ठीक है। लेकिन यहाँ के लोग डेवलप नहीं कर पाए, या फिर कह दीजिए कि कुछ जियोपॉलिटिकल कारणों से इनको डेवलप नहीं होने दिया गया। जियोपॉलिटिकल यानी कि भू राजनीतिक कारणों से कुछ देशों ने, कुछ महाशक्तिशाली देशों ने इसको लूटते रहे और अभी भी लूट रहे हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि ये डेवलप हो। अब क्योंकि ये बहुत गरीब है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, मारकाट बहुत मची हुई है, आपस में सब दंगे करते हैं। यहाँ की ज्यादातर कंट्रीज के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपस में ही लड़ते रहते हैं, जैसे रवांडा हो गया, बुरुंडी हो गया, या फिर आपका क्या कहते हैं उसको, सूडान हो गया, साउथ सूडान हो गया। और यूथोपिया में तो सबके सब एक से एक लुटेरे हैं, आसपास जो जहाज गुजरते हैं सबको लूट लेते हैं। तो क्योंकि गरीबी है, खाने को नहीं है, तो यहाँ पर चोरी चकारी बहुत ज्यादा है। अफ्रीका की कुछ कंट्री तो ऐसे हैं जहाँ पे कहा जाता है कि आप कार लेके निकल रहे हैं तो कोई भरोसा नहीं है वापस भी आएंगे, ठीक है ना। तो अफ्रीका दुनिया की सबसे लंबी नदी, जिसको हम नील नदी या नाइल कहते हैं, नील नदी कहां मिलती है? अफ्रीका में मिलती है। उत्तरी अमेरिका में ही पड़ता है हमारा यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर कंट्रीज में गिना जाता है, या कह सकते हैं गिना नहीं जाता, वो है ताकतवर। उसने अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट कर रखा है पूरी दुनिया पर कि वो ताकतवर कंट्रीज में ही रखा जाता है। और उसके साथ साथ इनकी कोल्ड वॉर चलता रहता है रशिया के साथ, वो सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे ज्यादा कंट्री नहीं है, यहाँ पे कुल मिला के 3 कंट्री है मेन। एक आपका कनाडा पड़ता है, कनाडा जिसको इंडिया में पंजाबी लोग कन्नेडा जाने की बात करते हैं ना, पंजाबी मतलब कन्नेडा, ज्यादातर पंजाबियों का एम कन्नेडा, ठीक है। तो कनाडा पड़ता है, यूएसए पड़ता है और मैक्सिको पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया उत्तरी अमेरिका। यहाँ पर बहुत अमीरी है, बहुत ज्यादा अमीरी है। और यहीं पर पड़ता है हमारा जो हमारे एप्पल, गूगल, याहू वगैरह है ना, ये सारी कंपनियां जहां से चलती हैं वो उत्तरी अमेरिका के यूएसए में ही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलिकन वैली। सिलिकन वैली क्यों बोलते हैं? जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं ना, उनमें सिलिकन का बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए उसको कहते हैं। अब क्योंकि हर कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बन रहे हैं, वो सब सिलिकन का बहुत यूज कर रहे हैं, तो सिलिकन की घाटी बोल देते हैं, सिलिकन वैली। जैसे इंडिया में सिलिकन वैली क्या है, बेंगलुरु या बेंगलुरु। दक्षिण अमेरिका दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, एंडीज जिसे कहते हैं, एंडीज, वो कहां है? दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कहां है? दक्षिण अमेरिका, यानी कि दक्षिण अमेरिका में, मतलब एंडीज पर्वत श्रृंखला का नाम है। उसके अलावा यहाँ पर एक रिवर है अमेज़न या अमेजन भी बोलते हैं हिंदी वाले, और अमेज़न रिवर इंग्लिश वाले बोलते हैं। अमेज़न वही है
जो आप देखते हैं ना अमेजोन की एप्लीकेशन से शॉपिंग की जाती है, सेम वही स्पेलिंग है अमेजोन की, ठीक है। अमेजोन रिवर यहाँ पर है। यहाँ पर जंगल बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ही ज्यादा जंगल है। आप सोचो कि लगभग इतने ज्यादा जंगल हैं, 20 से 25% ऑक्सीजन ये जंगल रिलीज करते हैं। पूरी दुनिया जितना ऑक्सीजन चाहती है, या पूरी दुनिया में जितनी ऑक्सीजन है उसका लगभग 20-25% तो अमेजोन के जंगल ही, अमेजोन के वर्षावन या रेन फॉरेस्ट जिनको बोलते हैं, वही पैदा कर देते हैं। क्या चीज? ऑक्सीजन। इसीलिए इनको कहा जाता है क्या? अब देखो, हमारी बॉडी में सांस लेने और सांस छोड़ने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? फेफड़े, ठीक है। अब यहां पे देख लो, हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी कि हमारे फेफड़ों के थ्रू ये एक्टिविटी होती रहती है। अब वातावरण में क्या है? पेड़ पौधे जो है वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। काम वही कर रहे हैं बट उल्टा कर रहे हैं, लेकिन वही काम कर रहे हैं जो फेफड़े करते हैं। तो ये जो हमारे अमेजोन की जंगल है, ये क्या करते हैं? 20 से 25% सालाना पूरी दुनिया का ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो क्योंकि ये फेफड़ों का काम कर रहे हैं, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं हम दुनिया के फेफड़े। क्या? लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, याद रखेंगे, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। दक्षिण अफ्रीका में अमेजोन के जंगल। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में ही हमारा क्या पड़ता है? दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव यानी कि पोल्स। दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका में है और यहां पर कोई इंसान नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि ये ध्रुव पर है, यहां पर बहुत मोटी, मतलब बेइंतहा मोटी 40-50 किलोमीटर चौड़ी चौड़ी बर्फ की मतलब पूरी परतें बिछी हुई हैं। ये एक सफेद रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान की कैटेगरी में ये आता है। क्या है ये? हमारा अंटार्कटिका। लेकिन यहां पर कोई रहता तो नहीं है, लेकिन यहां पर ना खनिज के भंडार हैं, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। और इन खनिजों को कैसे निकाला जाए उसके लिए रिसर्च की जाती है। रिसर्च करने के लिए अब भाई हम यहाँ इंडिया में बैठे बैठे अंटार्कटिका में रिसर्च तो कर नहीं सकते हैं कि हाँ भाई अंटार्कटिका में यहाँ पे कोयला है, यहाँ पे पेट्रोल है, अभी जाएंगे निकाल लाएंगे। नो, हमें जाके वहां पे करना पड़ेगा रिसर्च। तो इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज ने यहाँ पर अपने रिसर्च सेंटर खोल रखे, उसमें से हमारा इंडिया का भी है। इंडिया के कौन कौन से हैं भाई? इधर देख लो, एक है दक्षिण गंगोत्री, नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री, और दूसरा है मैत्री। दो रिसर्च सेंटर हैं जहां पे भारत के साइंटिस्ट या वैज्ञानिक जाके रिसर्च करते हैं। लेकिन ये वाला जो है डीएक्टिवेट कर दिया गया है, ये अब काम नहीं करता, लेकिन ये अभी भी काम कर रहा है। तो यहाँ पर लोग नहीं रहते, लेकिन रिसर्चर्स या फिर साइंटिस्ट रहते हैं। यूरोप, इसके बारे में क्या ही कहा जाए। यूरोप के कई सारे देशों पर अत्याचार किया, व्यापार के बहाने से गए और वहां पर राज किया, उनको अपना गुलाम बनाया। उनमें से एक हमारा भारत भी था, ठीक है। यूरोप में ही फ्रेंच आते हैं, यूरोप में ही पुर्तगाली, जो वास्को डी गामा हमारे आए थे सबसे पहले, वो यूरोप में आते हैं। फ्रेंच आए थे, यूरोप से आते हैं वो, क्योंकि फ्रांस यूरोप में है। डच आए थे, नीदरलैंड से आए थे, ठीक है ना। अब नीदरलैंड यूरोप में है। ब्रिटिशर्स आए थे, यूरोप से आए थे, वो कहाँ है? यूरोप में है। तो भैया ये यूरोप वाले क्या है? इन्होंने बहुत सारे कंट्रीज पर राज किया, व्यापार किया, सबको लूटा, जी भर के लूटा, सबको गुलाम बनाया, मारा पीटा, जो मर्जी आया किया इन्होंने। लेकिन आज के समय में हम देखें तो गुलामी या स्लेवरी खत्म हो चुकी है। तो यूरोप सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कॉन्टिनेंट है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा विकसित कॉन्टिनेंट है, सबसे ज्यादा सभ्य कॉन्टिनेंट में गिना जाता है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड यहाँ का बहुत हाई है। और हमारे यहाँ की परेशानियां क्या है? हमारे यहाँ की परेशानियां ये हैं कि हमारे यहाँ लोगों के पास खाने को नहीं है, हमारे यहाँ लोगों के पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं है, हमारे यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ बीमारियां बहुत ज्यादा है, हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। हमारी चिंता क्या है? जब भी सरकार आती है तो किस पे आती है? बिजली, पानी, दवाइयां, इन सारी चीजों पर। और जाति व्यवस्था, कास्टिसिज्म, धर्म,
ये सब हमारी परेशानियां हैं, लेकिन इनकी परेशानियां वो सही, सब इन सबसे ऊपर उठ चुके हैं। यहाँ पे बातें होती हैं इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की, भैया पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। हमारे यहाँ क्या, पहले हम अपने बचा ले तब तो पर्यावरण को बचाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये सारी परेशानियां नहीं है। अब सोचो अमीरी, हमारे यहाँ के लोगों का सपना, कई सारे मिडिल क्लास का सपना होता है कि भैया हमको एक आईफोन खरीदना है, एक आईपैड खरीदना है, एक मैकबुक खरीदना है। आपको पता है ब्रेक्सिट जब हो रहा था, ब्रेक्सिट क्या है एक बार पढ़िएगा, हम आपको आगे पढ़ाएंगे जब डिटेल में कंट्रीज पढ़ाएंगे तब। ब्रेक्सिट जब हो रहा था तो भाई यहाँ पे एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई, ठीक है ना, ब्रिटेन ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की और बोला, और वो एप्लीकेशन किस पे चलती थी, एंड्रॉइड पर चलती थी। अब बोला गया कि इस एप्लीकेशन पे जाके आप अपनी राय दीजिए, अपना फॉर्म या डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो सबमिट कर दीजिए कि आप ब्रेक्सिट के पक्ष में हैं कि नहीं है। लोग यहाँ पे पगला गए। क्यों पगला गए? अब सुनो, यही पता चलता है कि गरीबी और अमीरी कितना अंतर है। यहाँ के लोगों का कहना था भैया iOS एप्पल स्टोर पर भी ये एप्लीकेशन लॉन्च करो जो एंड्रॉइड पे की है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर लोगों के पास आईफोन है, एंड्रॉइड का फोन कहीं मिल ही नहीं रहा है। किसके पास जाके भरे, क्या साइबर कैफे जाएं? अब पता नहीं वहां होता भी कि नहीं होता साइबर कैफे। हमारे यहाँ तो जो काम नहीं होता साइबर कैफे चले जाओ हो जाएगा, ठीक है। तो अब अमीरी देखिए, यहाँ पे लोगों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, बारे नहीं सी, लेकिन हमारे यहाँ बहुत टाइम लगेगा जाने का, ठीक है। तो ये बात हो गई यूरोप की। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही अलग थलग सा रीजन है जो मैप में जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। साउथ ईस्ट एशिया और इंडोनेशिया और वो सारी चीजें पार करके आएंगे तो यहाँ लास्ट में यहाँ पे मिलता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और उससे भी लास्ट में मिलेगा यहाँ पे न्यूजीलैंड, ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया बहुत अलग थलग है। इसका ज्यादातर एरिया मतलब इधर वाला तो ज्यादातर एरिया, ये थोड़ा सा एरिया है, यहाँ पे पर्थ एक शहर पड़ता है, और इधर तो ये थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे लोग रहते हैं। बाकी सब तो रेगिस्तान है, गर्मी बेइंतहा पड़ती है। आपने देखा होगा हर साल यहाँ के जंगलों में आग लग जाती है। और पता है एक इंटरेस्टिंग बात, यहाँ के कई जगह पर ऐसे जंगल हैं, ऐसे पेड़ हैं इनकी पत्तियों में सोना मिलता है। वो कौन से हैं वो आप खुद खोज लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई बात हमारे लिथोस्फीयर की, बहुत लंबा लिथोस्फीयर हो गया भाई। तो कॉन्टिनेंट याद रखेंगे सब। अब जल्दी से चलते हैं कहां पर, हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल। इसमें क्या क्या आ जाएगा, ओशियन आएंगे यानी कि महासागर, रिवर्स आएंगे यानी कि नदी या नदियां। उसके अलावा लेक्स आएंगे, लेक्स यानी कि झील। उसके अलावा पॉन्ड्स भी आ सकते हैं यानी कि तालाब, और जो भी छोटे मोटी वाटर बॉडीज हैं वो सब इसमें इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब किसमें आएंगी, हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल में। अब हम जानेंगे कि महासागर क्या है, क्यों है। टोटल 4 महासागर होते हैं, ठीक है। तो ज्यादा विद्वानों ने 5 भी बताए हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे क्या, इसको भी सीक्वेंस से पढ़ेंगे, ठीक है। महासागर सबसे पहला है पैसिफिक, ठीक। पैसिफिक यानी कि प्रशांत, वाह राइटिंग बड़ी अच्छी है मेरी। पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, नंबर 1 पर आता है। दूसरे नंबर पर आएगा हमारा कौन सा, अटलांटिक, महासागर। तीसरे नंबर पर इंडियन ओशियन यानी कि भारतीय महासागर बोल सकते हैं इसमें। चौथे नंबर पर आएगा आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक ओशियन। भाई प्रशांत के बारे में जाने तो दुनिया में अगर सबसे ज्यादा गहरी जगह कहीं पर है
एक बात तो आप ये जान लो कि सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। ठीक है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा गहरी जगह अगर कहीं है तो वो प्रशांत महासागर में है, और सबसे ज्यादा ऊंची जगह कहीं है तो वो नेपाल में है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट का नाम सभी ने सुना है, तो वो सबसे ऊंची जगह है ना। 8,850 मीटर उसकी ऊंचाई है। अब ऊंचा तो हम जान रहे कि 8,850 मीटर, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर, लेकिन अब गहराई कितनी जरा देखो, जान के आपको अचंभा होगा, आश्चर्यचकित रह जाओगे कि जितना ऊंचा है इस दुनिया में, ऊंची जगह से भी ज्यादा तो गहरी जगह है। प्रशांत महासागर में जो गहरी जगह है उसको बोलते हैं मेरियाना गर्त या फिर मेरियाना ट्रेंच। ठीक है ना, गर्त को इंग्लिश में कहते हैं ट्रेंच। इसकी कितनी गहराई है देखो, 11,022। क्या 11,022 सही लिखा? इकाई दशमलव सैकड़ा हजार 10,000 सही लिखा। 11,022 मीटर दुनिया की सबसे गहरी जगह। 11,022 मीटर का मतलब समझ रहे हो? 11 किलोमीटर, मतलब समुद्र में छलांग लगाओ, 11 किलोमीटर तक चलते चले जाओ। भाई वाह, क्या ही वहां सांस ले पाते होंगे। अब हम आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं, पढ़ाई के साथ साथ फिल्मों की भी बातें हो रही हैं। ये जो मेरियाना ट्रेंच है, मेरियाना ट्रेंच में जेम्स कैमरून बोलते हैं, कैमरॉन बोलते हैं, जेम्स कैमरून बोलते हैं, जो भी हो देख लीजिए। जेम्स कैमरून जो है वो यहाँ पर फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। 11,022 मीटर पे इंसान खुद जाके जीवित रह जाए तो अलग बात है, यहाँ पे देखो फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, मतलब साथ में कैमरा वैमरा और पूरा क्रू जो है वो लेके गए हुए हैं शूटिंग करने के लिए। अब जेम्स कैमरून कौन है जान लो, इन्होंने टाइटैनिक बनाई और इन्होंने अवतार बनाई थी, अवतार 2 आने वाली। अब देखो भाई, चलते चलते टाइटैनिक की बात आ गई। टाइटैनिक भैया बहुत बेहतरीन मूवी थी, नहीं देखी है तो देख लेना, लेकिन पढ़ने के बाद। अब जब टाइटैनिक की बात आ ही गई है तो टाइटैनिक का संबंध किससे है? अटलांटिक ओशन से। क्यों? क्योंकि जो टाइटैनिक एक जहाज जिसके बारे में कहा गया था कि ये डूब नहीं सकता, पहले ही यात्रा में डूब गया। कहां पर? अटलांटिक ओशन में। ठीक है, अटलांटिक ओशन में ये डूब गया। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। अटलांटिक ओशन का जो आकार है वो मैप में आप देखोगे तो एस टाइप का। कैसा है? एस आकार का है। कभी कभी क्वेश्चन आता है एस आकार किस महासागर का है, तो आप लिखेंगे अटलांटिक महासागर का है। अटलांटिक महासागर भैया एक इस तरह से फैला हुआ है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। इधर आपका यूरोप अफ्रीका पड़ता है, इधर उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका पड़ता है, उसके बीच से। ठीक है ना, और ये वाली जगह है, मैप में देखना ये कौन सी जगह है, यहाँ पे टाइटैनिक डूब गया। और इस अटलांटिक ओशन में मिड अटलांटिक रिज यानी कि इसके नीचे जो है लावा निकलता रहता है, और लावा के निकलने के बाद जैसे ही वो पानी में आता है वैसे जम जाता है, और इसके नीचे पहाड़ियां बन गई। पहाड़ियां क्या? जलमग्न पहाड़ियां बन गई हैं, जिसको बोलते हैं मिड अटलांटिक रिज। आप मैप में देखोगे तो आप देखोगे ओशियन के, अटलांटिक ओशन के बीच में कुछ दिखेगा ऐसे टेढ़ा टेढ़ा, वही है मिड अटलांटिक रिज। इंडियन ओशन गर्व की बात है, दुनिया का एकमात्र ओशन जिसे किसी कंट्री के नाम पर नाम दिया गया है। और हम जान लेते हैं कि भाई यही बात जान के हम खुश हो लेते हैं कि किसी कंट्री के नाम पर नाम दिया गया है और वो कंट्री हमारी है, तो प्राउड टू बी एन इंडियन, जब इंडिया में रहते हैं और हमारे नाम से ये ओशियन है। लेकिन इंडियन ओशियन, इंडियन टीम यानी कि भारत की टीम, ठीक है ना, इंडियन फूड यानी कि भारत का खाना, इंडियन पीपल यानी कि भारत के लोग, ठीक है। लेकिन इंडियन ओशियन का मतलब ये नहीं कि भारत का महासागर या भारत का ओशियन, इंडियन ओशियन बस नाम है, ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं जो आ जा सकते हैं, बहुत सारे कंट्रीज हैं भी वहां पर जिनका भी इस पे अधिकार है, मतलब इंटरनेशनल रूप से, अंतर्राष्ट्रीय रूप से कोई भी यहाँ पर आ जा सकता है। और जो कंट्रीज हैं वो तो अपने अपने क्षेत्र को ओन करते ही हैं, उनका अधिकार तो वहां पर है ही। तो इंडियन ओशियन का मतलब ये नहीं कि इंडिया के ओशियन है, बस उसके नाम पर पड़ा। आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन जब आप देखेंगे दक्षिणी ध्रुव, नो उत्तरी ध्रुव पर जब आप देखेंगे तो उत्तरी ध्रुव में ऊपर, मतलब पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब एक पूरी बेल्ट में फैला हुआ है, ठीक है ना। अलास्का से ऊपर से जाएंगे और उधर रशिया के कोने तक पूरे मानचित्र पे देखेंगे तो आर्कटिक ओशियन आपको मिलेगा, ठीक है।
तो यहां बात हो गई किसकी, हाइड्रोस्फीयर की। अब क्या बचता है, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बारे में इतना जान लें कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, मिक्सचर और गैस होता है, मतलब कई सारी जो है गैसेस होती हैं, गैस नंबर 1, गैस नंबर 2, गैस नंबर 3, 4 और कौन कौन सी थी वो भी बताएंगे। इन सब का मिक्सचर, ये सब आपस में घूमती रहती हैं, अलग अलग परतों में मिलती हैं। ये जो परतें हैं और जो परतों का ग्रुप है इसी को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो सबसे पहले लिख लो भाई, कौन सी गैस सबसे ज्यादा मिलती है। नंबर 1 पे आती है हमारी N2, नाइट्रोजन। नंबर 2 पे आती है ऑक्सीजन यानी कि O2, ऑक्सीजन। नंबर 3 पर आती है क्या, CO2। और उसके अलावा चौथे नंबर पर सारी गैसेस हैं, ठीक है ना, सारी मतलब ऑर्गन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सब है। अब कितना कितना है देख लो, 78% O2, 21%। अब इसको जोड़ लो, 78 21 आ जाएगा 99%। अब 99% में तो हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही बचा, क्या 1%। तो बचे 1% में आपका आर्गन वगैरह भी आ जाएगा सब। आर्गन में बहुत सारी छोटी छोटी गैसें और भी हैं जो 1% में सब आ जाती है। तो नंबर 1 पर क्या है हमारा, नाइट्रोजन। नंबर 2 पर ऑक्सीजन है 21%। नंबर 3 पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और बहुत सारी गैसें जो कि 1% में आ जाती है, ठीक है। तो यहां पर जो मुख्य गैस है हमारी वो है ऑक्सीजन, जो हम इनहेल करते हैं। ये एक ज्वलनशील यानी कि इनफ्लेमेबल गैस होती है, ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत जरूरी है और वातावरण को भी कंट्रोल में रखती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये हम रिलीज करते हैं। ये हमारे, वैसे तो ये बहुत कम है, मतलब 1% में भी कुछ पार्ट इसका है, पूरी तरह 1% भी नहीं है, लेकिन जो हीट निकलती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हमारे अर्थ से जो निकलता है शाम के समय में, ये उन सारी को अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारे एटमॉस्फेयर या धरती के तापमान को नियंत्रित रखती है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है CO2 की वजह से, यानी ग्रीन हाउस गैसेस में CO2 का मुख्य स्थान है, ठीक है। दिस इज एटमॉस्फेयर, याद रखिएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब आता है सबसे मेन, क्या, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब, बायोस्फीयर का मतलब जैव मंडल। अब हमने लिथोस्फीयर पढ़ा था, है ना। लिथोस्फीयर में भी जानवर रहते हैं, एक बहुत सारे जानवर रहते हैं, शेर, चीता, भालू और सबसे बड़ा जानवर इंसान, सब कहां रहते हैं, स्थल पर रहने वाले जीव, स्थलधारी जीव। स्तनधारी नहीं बोल रहे हैं, स्थलधारी जीव बोल रहे हैं, जो स्थल पर रहते हैं, ठीक है ना। स्थलधारी कोई शब्द होता है कि नहीं होता है पता नहीं, समझ लो कि हम ही ने बनाया है, ठीक है। तो स्थल पर रहने वाले जो जीव होते हैं वो 4 पैरों पर, 2 पैरों पर चलने वाले, वो सारे क्या हैं, वो लिथोस्फीयर में रहते हैं। दूसरा आता है हमारा हाइड्रोस्फीयर। अब बहुत सारी मछलियां, बहुत सारे कीड़े मकोड़े पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है ना, जल में रहने वाले जीव, यानी कि लिथोस्फीयर पर भी लाइफ है, जल के अंदर भी लाइफ है। यहाँ पर बहुत सारी मछलियां हैं, व्हेल, स्टारफिश वगैरह, शार्क वगैरह, डॉल्फिन वगैरह सब यहाँ पर मिलती हैं, यानी कि हाइड्रोस्फीयर में भी लाइफ है। अब आता है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में लाइफ है भाई, छोटे छोटे बैक्टीरिया हवा में इधर उधर तैरते रहते हैं। आजकल कोरोना वायरस है, वो हवा में ही तो है, सब जिंदा है, वो खुद जिंदा है, लोगों को मार रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि एटमॉस्फेयर में रहते हैं, लाइफ। और एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल जो है वो पक्षियों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि वो तो ऊपर उड़ते ही हैं, अपना खाना खोजते हैं, ऊपर उड़ के नीचे देखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनको हवा की जरूरत होती है। तो यानी कि एटमॉस्फेयर में भी लाइफ है, हाइड्रोस्फीयर में भी लाइफ है, लिथोस्फीयर में भी लाइफ है। तो हम किसको बायोस्फीयर माने, जैव मंडल आखिर है क्या? भाई इसका सीधा सा उत्तर है कि हम किसी भी एक को जैव मंडल नहीं मान सकते।
सकते। ये है हमारा लिथोस्फीयर, ये है हमारा हाइड्रोस्फीयर और ये है हमारा एटमॉस्फेयर। अब आप देखोगे कि ये एक जगह है, ये जहां पर तीनों ही लेयर्स आपस में मिल रही हैं। ये जो लेयर है ना, इसमें हाइड्रोस्फीयर भी है, पानी वाले जीव भी हैं, इसमें लिथोस्फीयर जमीन वाले जीव भी हैं, इसमें एटमॉस्फेयर यानी हवा वाले जीव भी हैं। तो जहां पर ये तीनों मंडल आपस में मिलते हैं, इन तीनों मंडलों का जो मिलन स्थल है, उस जगह को हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये था हमारा एनसीईआरटी कक्षा 6 यानी कि क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4। आज की क्लास में इतना ही। अब इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई कमी लगती है तो कमेंट में करके आप बता सकते हो, और अच्छी लगती है तो मेरी तारीफ कर सकते हो। तारीफ से क्या होता है ना, वैसे तारीफ करवानी नहीं चाहिए और सुननी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप तारीफ करते हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है ना, थोड़ा सा उत्साह और बढ़ जाता है। तो जो भी आप चाहो कमेंट में लिख सकते हो। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, चैप्टर नंबर 5 पर मिलेंगे। और हाँ, ज्योग्राफिकल थॉट की सीरीज भी मैं शुरू करने वाला हूँ, तो 1-2 दिन में ज्योग्राफिकल थॉट भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके।